नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। मॉनसून महासंग्राम लगातार जारी है और इस बीच सामने आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेपर लीक के मुद्दे पर बड़ा संकल्प। लेकिन सड़क पर जो संग्राम छिड़ा हुआ था वो तो खत्म हो गया। संसद में जो संग्राम, सियासी संग्राम नजर आ रहा है वो भी खत्म होगा क्या, ये सवाल है। आज का दिन देश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। सरकार से लेकर विपक्ष तक 3 बड़े मुद्दों पर सबकी नजरें होंगी। सबसे पहले पेपर लीक के खिलाफ सरकार संसद में सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है, बिल पेश करेगी। दूसरी बड़ी खबर, पैलेट गन के इस्तेमाल पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस के साथ साथ डीएमके, सीपीएम ने भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। और तीसरी खबर, मंदिरों में चढ़ावे की चोरी का मामला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो काफी एक्शन रहने वाला है सदन में। और हमारे साथ इस वक्त तमाम हमारे संवाददाता मौजूद हैं। दिल्ली से आनंद प्रकाश पांडे देखिए स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं और एक एक करके हमारे संवाददाता जुड़ते रहेंगे। कुमार विक्रांत से कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कैबिन में कक्ष में मीटिंग होने वाली है, उसमें पूरी रणनीति तय की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अरविंद मोहन जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक के खिलाफ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज पेश करेंगे बिल। सरकार की ओर से युवा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है आज की चर्चा में शरीक होने की। कई नाम सामने आ गए, वो नाम भी आपको बता देते हैं। बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या चर्चा करेंगे। इसके अलावा श्रीकांत शिंदे और सायोनी घोष भी चर्चा में शामिल होंगी। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो देखिए वो नाम भी हमने आपको बताया जो इस चर्चा में शामिल होने वाले, और इस चर्चा पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी कि आखिर सदन के अंदर क्या कहा जाता है इस बिल को लेकर। क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ और जिसके बाद सरकार ने बहुत ही एक्टिवली इस पर काम किया है, और ये बिल अब चूंकि सदन में आ रहा है तो तमाम प्रावधानों पर चर्चा होगी जो इस बिल में शामिल हैं, और एक बड़े सुधार का दावा सरकार की तरफ से इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और पेपर लीक पर सरकार अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने जा रही है। नए कानून में न सिर्फ सजा बढ़ेगी बल्कि जुर्माने की रकम भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले बात आरोपी की। सभी पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया है, यानी कि सजा का दायरा बढ़ा दिया गया है। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका इसमें सामने आती है तो उस पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका को बड़े स्तर पर देखा जाएगा और उसे 8 साल तक प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर किसी संस्थान का मैनेजमेंट दोषी पाया जाता है तो उसके लिए 5 से 10 साल की जेल और 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सबसे कड़ी कार्रवाई संगठित पेपर लीक गिरोह पर होगी। ऐसे मामलों में 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। यानी सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक करने वालों के लिए अब बच निकल पाना आसान नहीं होगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। जी हां, तो सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं आपको। आज तो बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को लेकर के जो घटनाएं हुए हैं और देश भर में जितने भी राज्यों में आज तक हमने देखा है लगातार पेपर लीक्स का घटना आते रहते हैं। उसके बाद छात्रों का ये आंदोलन भी हुआ, फिर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा बड़ा कदम भी उठाया, घोषणाएं भी की। लेकिन आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी, चाहे अपोजिशन हो सरकार के हो, सब इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। विपक्ष एक है और अभी विपक्ष के दलों की बैठक है। इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स बैठक करेंगे और जो फैसला होगा आपको जानकारी में ला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की
एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। और आइए सबसे पहले आनंद प्रकाश पांडे का रुख कर लेते हैं। आनंद, ताजा जानकारी क्या है? विपक्ष की तैयारियां अपनी नजर आ रही हैं। पेपर लीक के मुद्दे के साथ साथ अब बैलेट गन के मुद्दे पर भी घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। सरकार ने क्या कोशिशें की हैं ताकि विपक्ष के साथ एक सामंजस्य बनाया जा सके और दोनों सदनों को सुचारू ढंग से चलाया जा सके, क्योंकि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट बिल सरकार लेकर आ रही है। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को विपक्ष भी एक तरह से अपनी जीत के तौर पर देख रहा है और उसके हौसले बुलंद हो गए हैं। तो ऐसे में आज जैसे ही संसद शुरू हो गई तो विपक्ष जो है अब आगे के मुद्दे उठाएगा। पैलेट गन का मामला हो, छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला हो, प्रधानमंत्री से माफ़ी की मांग करेगा, जवाबदेही तय करने की मांग करेगा। लेकिन सरकार ने अपनी तैयारी कर रखी है। 10:30 बजे अभी कुछ देर बाद राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो सीनियर मंत्री है उनकी एक बैठक होगी। उसमें संसद के अंदर जो एनडीए की रणनीति होने वाली है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि बीएससी यानी कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो ये तय करती है कि किस बिल पे कितने घंटे चर्चा होगी, उसकी बैठक तो नहीं हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि पेपर लीक वाला जो बिल है इसको 12 बजे के आसपास लोकसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश कर सकते हैं। हंगामा होगा, जाहिर तौर पर सरकार को भी इसका अंदेशा है। तो ऐसे में उसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच में एक बीएससी की बैठक हो सकती है जिसमें इस बिल को लेकर, समय को लेकर तय हो सकता है। और साथ ही साथ हम बता दें सरकार ने अपनी तरफ से जो पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है कि आज कौन कौन वक्ता बोलेंगे, कल कौन कौन से वक्ता बोलेंगे एनडीए की तरफ से। और उसमें सरकार ने ये ध्यान रखा है कि चूंकि छात्रों और युवाओं का मामला है तो एनडीए से युवा जो चेहरे, युवा सांसद है उनको इस बिल पर बोलने के लिए, आगे के लिए उनको बोला गया, तैयारी करने के लिए बोला गया है। ठीक है, बिल्कुल आनंद, बने रहे आप हमारे साथ। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं सरकार की तैयारियों को लेकर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, एक रिएक्शन आपका, सरकार की तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं इस पर एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा, क्योंकि लगातार तीसरा वीडियो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अब एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें एक से बढ़कर एक दिग्गजों को शामिल किया गया है। 2024 में पेपर लीक सामने आने के बाद राधाकृष्णन कमेटी जो बनाई गई थी उसकी सिफारिशों को आगे बढ़ाते हुए इस टास्क फोर्स का काम क्या होगा, क्या करेगी, क्या उम्मीदें हैं, जरा बताएं। देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता कि सरकार जनतंत्र के आगे झुकती हुई नजर आए। तो ये सबसे अच्छी बात है। इसको जाहिर है कि विपक्ष कहेगा कि सरकार को झुका दिया, कहना ही चाहिए। जो छात्र नौजवान थे उनको अपनी जीत लगेगी, वो होना ही चाहिए। लेकिन क्या इस तरह के मुद्दों पर, जब हम कहते हैं छात्रों का पेपर लीक, गड़बड़ी एग्जाम, जो एजुकेशन रिफॉर्म है, क्या इससे पहले कोई भी सरकार इस तरह से एक्शन मोड में रही है? मेरे ध्यान में नहीं आता है। हवाई बातें भले होती रही हों, पहली बार है कि उसको इतनी गंभीरता से बढ़ाया गया। और ऐसा नहीं है कि पीएम पहले इसको लेकर सचेत नहीं थे। 2024 में कमेटी बनाई गई, उसके सुझाव कुछ अमल में लाए गए, कुछ नहीं आ पाए। अभी मुझे तो हंसी आ रही थी, कल मैंने एक कहीं सुना, एक कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि अरे देखा, कांग्रेस की ही शरण में आना पड़ा, नीलेकणी तो हमारे आदमी हैं। सच है ये। नन्नन नीलेकणी बेंगलुरु साउथ से बाकायदा कांग्रेस से चुनाव लड़कर हार चुके हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, इसका मतलब ये होगा कि सरकार देश की कोई समस्या है तो उसको एकोमोडेट करने में पार्टी के बैरियर को नहीं देख रही। और ये बड़ा अच्छा है कि नीलेकणी जी की अगुवाई में जो कमेटी है उसमें चाहे इसरो के चेयरमैन। लेकिन हर्षवर्धन, सवाल तो यहां ये भी है ना कि अगर ये सब ना हुआ होता, जरा सीजेपी माइनस कर लीजिए, विपक्ष के प्रोटेस्ट को माइनस कर लिए, क्या यही बिल आने वाला था? नहीं, बिल तो ये आने वाला था, इसमें कोई ऐसे ही आपको लगता है कि ऐसे ही सख्त प्रावधान होते, प्रधानमंत्री ऐसे ही प्रोएक्टिव होते, सरकार इतनी सक्रिय होती, या फिर सड़कों से जो दबाव बना उसका ही प्रभाव है जो आज हमें दिखाई दे रहा है? देखिए, सड़कों से दबाव बना, उसका प्रभाव धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र है, उसको समझिए आप। लेकिन यह कहना कि यह बिल नहीं आता, इसको मैं कतई नहीं मानता हूं। जब सरकार की साख के ऊपर सवाल खड़ा होने लगे तो सरकार उस पर एक्शन नहीं लेगी, ऐसा नहीं हो सकता है।
और नरेंद्र मोदी कोर्स करेक्शन करने में मुझे लगता है कि ये मीडिया ने एक छवि बना दी है कि बड़ा तानाशाह आदमी है, सुबह से बैठ के बस सबको दबाता ही रहता है, सबके ऊपर करता रहता है। लेकिन मोस्ट फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी। आप चाहे उसको जो कह लीजिए, जब जहां उनको लगता है कि यहां जाकर, हाँ इस वाले मामले में देर हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मामले में देर हुई, पहले त्यागपत्र हो जाता तो अच्छा था। कोई धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक थोड़ी ना कराया, ठीक है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं अब तो कम से कम बिना किसी किंतु परंतु ना नुकुर के सबको चर्चा करनी चाहिए, छात्रों के भविष्य की बात करनी चाहिए। अगर अब भी सदन चलने में किसी तरह का रोड़ा राहुल गांधी या कोई अटकाता है तो बड़ी सीधी, ठीक है सर, तो सदन पर आज सदन पर जो चर्चा होगी और जो दोनों तरफ से बातें रखी जाएंगी उस पर तो नजर बनी हुई है। क्या कहा जाएगा यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधारों के लिए बड़ा फैसला किया है। जैसा हम बता भी रहे हैं, पूर्व UIDAI नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज जारी करके इसकी जानकारी दी उन्होंने। पीएम ने कहा स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पीएम ने कहा जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेल में सड़ रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि हम संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम पर यह मैसेज, जिसमें सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरह से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ने शेयर की। आइए, जिस हाई पावर टास्क फोर्स टीम का जिक्र बार बार हो रहा है उसमें कौन कौन है ये आपको विस्तार से बता देते हैं। इस टीम के सदस्यों पर जरा नजर डालते हैं। सबसे बड़ा और पहला चेहरा है नंदन नीलेकणी का, जिनके नेतृत्व में इस हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, सह संस्थापक हैं इन्फोसिस के और UIDAI के पूर्व चेयरमैन भी हैं। इनके नेतृत्व में ही आधार का पूरा काम देश में हुआ था। दूसरा नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ का, पूर्व अध्यक्ष हैं इसरो के। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस हाई पावर टास्क फोर्स टीम। जी हां, तपन डेका जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं IB के, वो भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। इसके अलावा वी कामकोटी IIT मद्रास के मौजूदा डायरेक्टर हैं, मौजूदा निदेशक हैं, इनको भी शामिल किया गया है। अनीता करवाल जो कि पूर्व सचिव है शिक्षा मंत्रालय के, उन्हें भी इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। अमृत लाल मीणा लॉजिस्टिक एक्सपर्ट हैं, ये भी इस टीम का हिस्सा है। जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉजिस्टिक एक्सपर्ट की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि पेपर कहां से कैसे जाएगा, कितनी सुरक्षा होगी, कैसे पहुंचाया जाएगा ताकि लीकेज के चांसेस ना रहें। तो हर एक सदस्य जो है उसकी अपनी अपनी बड़ी भूमिका यहां पर नजर आ रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बहुत सोच समझकर इन नामों का फैसला किया गया है ऐसा लगता है, क्योंकि ये जितने भी सदस्य शामिल किए गए हैं सबकी अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज है, सब अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। उम्मीद की जाए कि बड़े पैमाने पर आमूलचूल बदलाव होंगे पूरे परीक्षा के प्रोसेस में।
जी बिल्कुल, जो परीक्षा को पेपर लीक प्रूफ बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये पूरी एक कमेटी टास्क फोर्स बनाया गया है। बेसिकली कैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको लीक प्रूफ बनाया जाए, ये टास्क फोर्स उसमें सुझाव देगा। और इस टास्क फोर्स के जो नामों का चयन करने में आप देखिए कैसे स्पेस, टेक्नोलॉजी, एकेडमिक, एजुकेशनल, सुरक्षा, सभी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इसमें जगह दी गई है। मकसद यही है कि अब जो भविष्य में जो परीक्षाएँ होंगी उसको लेकर ये टास्क फोर्स ऐसे सुझाव दे जिसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो। लॉजिस्टिक का सुझाव दे कि कैसे उसको पेपर को ट्रांसपोर्ट किया जाए एक जगह दूसरी जगह। आईबी के पूर्व डायरेक्टर को इसमें रखा गया, यानी कि वो बताएंगे इसमें सुरक्षा एजेंसियों को क्या इन्वॉल्व करना है, पुलिस को कैसे इन्वॉल्व करना है, एकेडमिक और साथ ही साथ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि ये टास्क फोर्स ऐसे सुझाव देगा ताकि भविष्य में परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और बेहतर से बेहतर जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके कैसे परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, ताकि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, भविष्य में जो परीक्षाएं देंगे तो उनको दोबारा री एग्जाम के दर्द से या उसकी परेशानी से उनको गुजरना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ कैसे जो हमारे सिस्टम में जो अभी मौजूदा जो पेपर कराने का जो सिस्टम है उसमें कहाँ कहाँ लूप होल है, कहाँ कहाँ किसके मिसयूज करके जो ये गिरोह हैं वो पेपर को लीक करते हैं, वो तमाम सुझाव, तमाम बातें ये टास्क फोर्स बनाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि टास्क फोर्स जो है इसने काम शुरू कर दिया है। आज बताया जा रहा है कि इस टास्क फोर्स की आज पहली ऑनलाइन बैठक है, तो आप देख सकते हैं किस तेजी से बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है टास्क फोर्स के सामने। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगभग काम भी शुरू कर दिया इस टास्क फोर्स ने, कई सारे सुझाव देने हैं। अरविंद सर, लेकिन एक सवाल होता है, एक तो है कानून, ये एक पक्ष है कि आपने सख्त कानून बनाया, सजा के सख्त प्रावधान दिए, और दूसरा होता है उसका इंप्लीमेंटेशन। परीक्षाएं जो हैं, एक तो एनटीए को लेकर पहले ही सवाल थे, एनटीए जो एग्जाम्स कंडक्ट करता है सेंट्रल लेवल पे, राज्यों के अंदर भी कई परीक्षाएं हुई जिनमें लीक की खबरें आई, पंजाब का मुद्दा उठाया गया, कई बार दूसरे राज्यों का भी मुद्दा उठाया गया, बिहार, यूपी को लेकर भी कई सारी बातें आती। ये समन्वय कैसे होगा इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं पर, इस बिल का क्या असर पड़ेगा, आप इसे कैसे देखते हैं? जमीन पर उतारना इसे कितना आसान या कितना कठिन होगा आपकी दृष्टि में? इसके टास्क फोर्स से तो उम्मीद बनती है, काफ़ी अच्छे लोग आए हैं और उसमें कोई ये चिंता नहीं की गई है कि कौन पार्टी वाला है। लेकिन कानून सख्त बनाने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। असल में पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस किस्म से एडहॉकिज्म में और अपने लोग भरने में लगा हुआ है अभी, कि कहाँ वीसी कौन होगा, कहाँ लेक्चरर की नियुक्ति से लेके ऊपर तक, उसमें आप निष्पक्ष ढंग से परीक्षा होने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि शासन करना और पॉलिटिक्स करना, इन दोनों में फ़र्क है। पॉलिटिकल लाभ अगर शिक्षा से लेने की कोशिश शुरू हो जाएगी तो उसमें दिक्कत होगी। पूरा एनटीए, अब आपको दिख रहा है कि एनटीए में दोष था और एनटीए के इतने सारे लोगों को आपने निकाला है, लेकिन एनटीए की वजह से भी गड़बड़ हो रही है। एक दिन के लिए शिक्षक आता है वहाँ ड्यूटी करने, एक दिन के लिए सेंटर बनता है, एक क्वेश्चन सेंटर का पैसा आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। तो जहाँ करोड़ों रुपए बाजार में लूट में लीक में आ रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन सेंटर को इज्जत दें, पैसा दें। ये जब तक सरकार की प्रायोरिटी में नहीं आएगा तब तक मेरे ख्याल से ये सब बनावटी चीज़ें हैं, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इन सब चीज़ों का रोल रहेगा। तो पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करनी चाहिए कि इतना सेंट्रलाइज परीक्षा हो ना हो। दूसरा यही कि क्या शासन के या पॉलिटिक्स का हिस्सा एजुकेशन को रहना चाहिए, नहीं। पूरा संघ परिवार लगा हुआ, आप मंत्रियों की लिस्ट देख लीजिए तो पूरा संघ इसमें लगा हुआ है कि सारे एजुकेशन में यहाँ से वहाँ हमारे आपके लोग भर जाएंगे, वो अच्छी बात है, उनको रोजगार मिले, वो एक अलग समस्या है। लेकिन फिर आप ये उम्मीद मत करिए कि क्वेश्चन लीक नहीं होंगे, पढ़ाई का स्टैंडर्ड दुनिया भर में आपका झंडा गड़ जाएगा। असल में इन दोनों को फर्क करना होगा कि शिक्षा अलग चलनी चाहिए, पॉलिटिक्स और शासन अलग चलनी चाहिए, और उसमें विद्वानों का, निष्ठा वाले लोगों का वो चुनाव एक लंबे प्रोसेस में होता है, वो एक दिन में नहीं होता है कि कौन आदमी सवाल अच्छा बनाता है, कौन कहीं उसकी चर्चा नहीं करता है। और सर, ये सारी बहस सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर है। परीक्षाएं तो बहुत सारी हैं, यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर इंटरनल एग्जाम से लेकर। अरविंद सर, सुना नहीं मैंने। ये सारी बहस तो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर ही है ना, एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। नहीं, असल में प्रतियोगी परीक्षा भर का मामला आप इसको मत मानिए। मैं यही कह रहा हूं कि पूरा एजुकेशन अगर आप इस नज़रिए से चलाएंगे कि वो आपकी पॉलिटिक्स में काम आएगा,
तो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होगा। आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग को ये सोच के तो नहीं चलाते कि वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से चलती है कि जो बढ़िया स्टील बनाए। नहीं सर, तो फिर ये तो बहस फिर देश में पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्यापक सुधार की ओर मुझे लग रहा है जाती हुई नजर आ रही है। फिर तो बहुत सारे मुद्दे हैं हर्षवर्धन जी, आप भी इसका जिक्र कई बार करते भी हैं कि आज की डेट में जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो इतनी महंगी हो गई है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पढ़ने के लिए, उसमें बैठने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो इतनी महंगी हो गई है। उसके बाद जो फीस देनी पड़ती है वो इतनी महंगी है। तो फिर तो एक आमूलचूल बदलाव की जरूरत है पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था में, पूरे सिस्टम में। नहीं, मुझे लगता है ये करना ही पड़ेगा और दुर्भाग्य है कि इस देश में इस तरह से चर्चा पहले नहीं होती रही। जैसे उदाहरण के लिए एक जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सर्व शिक्षा अभियान चला था, थोड़ा मैं संदर्भ के साथ देता हूं तो थोड़ा लोगों को समझ में आएगा। तो किसी को कल्पना नहीं थी कि फिर हायर एजुकेशन के लिए इतने लोग अचानक तैयार हो जाएंगे। आप इसको, चूंकि शिक्षा पर क्या है, बड़ी हल्की बहस होती है, चूंकि सीधे राजनीतिक कर देना है, कहीं किसी के ऊपर निशाना लगा देना है। शिक्षा की बहस ऐसी नहीं है, ये हल्की इतनी बहस नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक दुराग्रह से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान ने इस देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया। अटल जी के कार्यकाल में हुआ कमाल का, ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलता। अब सारे बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे थे। हमारी सरकारों ने, जो यूपीए के समय में शुरू हुआ, जो उसके बाद मोदी सरकार ने उसको और एक्सटेंड, हम मास एजुकेशन अवेलेबिलिटी की तरफ गए, लेकिन उसमें क्वालिटी और क्लास मिस हो गया। क्योंकि हर जगह हर बच्चे को बीटेक पढ़ना है, हर बच्चे को वोकेशनल कोर्सेज पढ़ने हैं, हर बच्चे को एमए करना है, हर बच्चे को पीएचडी करना है, तो हर जगह वो अवेलेबल हो गया। आज अवेलेबिलिटी है, ये पहला स्टेप था। अब इस स्टेप को छांटना पड़ेगा, आपको क्वालिटी और मास नहीं सर, लेकिन की तरफ क्रिएट करना। सर इसमें एक काउंटर ये भी है कि अगर सब इतना ही अवेलेबल हो रहा था तो ये कोचिंग इंडस्ट्री इतना फल फूल कैसे रहा है? बच्चों को, छात्रों को स्कूल कॉलेज से इतर अलग पैसा खर्च करके परीक्षाओं की तैयारी क्यों करनी पड़ रही है? ये भी बहस में कई बार आता है। इस पर हम आपका जवाब लेंगे, इस पर जवाब लेंगे। एक सर ब्रेकिंग दे दे, एक खबर बता दे दर्शकों को। पैलेट गन को लेकर यह खबर है, पैलेट गन के इस्तेमाल पर घेरेगी कांग्रेस। जी हां, संसद के दोनों सदनों में उठाया जाएगा मुद्दा। कांग्रेस ने दोनों सदनों में दिया गया नोटिस और डीएमके और सीपीएम का भी नोटिस है। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाने जा रही है। तो सरकार को राहुल गांधी की नेता विपक्ष की चिट्ठी, छात्रों पर घातक पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, यह सवाल पूछा है राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई अपनी चिट्ठी में। पैलेट गन के इस्तेमाल से एक छात्र की आंखों को नुकसान पहुंचा है। पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी आखिर किसने दी, यह सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले कौन लोग थे जो कि दिल्ली पुलिस के साथ मौजूद थे? छात्रों पर बर्बरता का जिम्मेदार कौन है? यह बड़ा सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। अरविंद मोहन जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं और कितना बड़ा यह मुद्दा है, और क्या ये एक ऐसा इशू है जिस पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है? क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, सीजेपी के सपोर्टर्स पर, उसको लेकर ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर है। देखिए, जो वो कह रहे हैं और जो हुआ जी, उसमें कौन लोग जिम्मेवार हैं ये लोकेट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वो अचानक लोग नहीं पहुंच गए थे वहाँ, मारपीट आई नहीं। और ये एक जेएनयू की घटना देखिए, जामिया की देखिए, दिल्ली दंगों का देखिए, इन सब में इस तरह की घटनाएं हुई थी। लेकिन सारी दुनिया के सामने, और उन प्रोटेस्ट का एक कैरेक्टर ये है कि वो पॉलिटिकल थे। ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल नहीं था, और इस नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का लाभ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अपोजिशन को मिल रहा था। सरकार ने अपना नुकसान रोकने के चक्कर में इस्तीफा कराया है, और इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा या बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा ये अलग है। लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष को नुकसान जरूर हो गया कि जिस मूवमेंट का लाभ उसको मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है। तो विपक्ष अब इसको इतने पे छोड़ेगा नहीं। विपक्ष इसको अब इन्हीं इश्यूज को उठा के कि कौन जिम्मेवार है। बिल्कुल। आनंद जल्दी से अगर आप बता पाए, विपक्ष की तैयारियां कैसी हैं इस मुद्दे को लेकर? ऑपोजिशन कितना तैयार नजर आ रहा है? किस हद तक घेरने की तैयारी है सरकार को?
जी देखिए, विपक्ष की अभी एक बैठक चल रही है। उस बैठक में जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विपक्ष अपनी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इस मुद्दे को आगे उठाना है। जाहिर तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है, विपक्ष उसे अपनी भी जीत मान रहा है। विपक्ष का मानना है कि सड़क पे से जो दबाव बना वो तो बना ही, उसके अलावा जो विपक्ष ने संसद के अंदर राहुल गांधी ने जो सड़क पर दबाव बनाया, उसके चलते भी सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो ऐसे में आज जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, ये जो पैलेट गन के इस्तेमाल वाला मुद्दा है, दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज वाला मुद्दा है, इस पर सरकार का रुख क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन इसे ही लेकर बड़े पैमाने पर घेरने की तैयारी कर रहा है। जी देखिए, सरकार का ये कहना है कि फोर्सेस को ये आदेश दिए गए थे कि बल का प्रयोग नहीं करना और ज़रूरत पड़े तो कम से कम बल का प्रयोग करना। तो ऐसे में फोर्सेस जो ग्राउंड पर थे उनको उस वक्त जो उचित लगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वो किया। सरकार का कहना है कि जो ग्राउंड पे होता है उस अधिकारी का, उस फोर्स का असेसमेंट होता है कि क्या फैसला लेता है और उनकी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होती है। जो RAF है और साथ ही साथ CRPF है, उसकी ट्रेनिंग है कैसे आपको क्राउड को कंट्रोल करना है। तो उन्होंने अपने तरीके से जो बेहतर उनको लगा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वो उन्होंने किया। हालांकि हम ये आपको बता दें कि CRPF के अंदर, RAF के अंदर जो अभी एक डिस्कशन चल रहा है, उनके अंदर भी बातचीत चल रही है पैलेट गन को लेकर। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात को क्लियर किया कि उनकी तरफ से पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन RAF और CRPF ने इस पर अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया। तो ऐसे में फोर्सेज के अंदर भी चल रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाकई क्या पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये जरूर है कि सरकार, हर्षवर्धन जी, आप इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस इस पूरे मामले को सदन में लेकर जा रही है, खासकर लाठीचार्ज और पैलेट गन को। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा इशू है जिससे थोड़ा बहुत एज विपक्ष को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो बड़ी सामान्य सी बात होती है। किसी भी आंदोलन में, किसी भी घटना में इस तरह की जो लाठीचार्ज है या पैलेट गन वाली बात, ये थोड़ी सी अतिरेक जैसी दिखती है। अगर पुलिस की तरफ से जो हुआ है और चूंकि कुछ प्रमाण के साथ विपक्ष आ रहा है तो उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन बाकी घटनाएं होती हैं, उसका कोई लाभ मिल पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। लाभ कब मिलेगा? जब आप छात्रों के मुद्दे पर, उनका जो शिक्षा का रिफॉर्म का मसला है, पेपर लीक का मसला है, उसमें आप ये साबित कर पाएंगे कि सरकार पीछे हट रही। अगर सरकार आपको आगे आकर कह रही कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, ठीक है, जो कुछ भी, क्योंकि देखिए ये हवाई बात अपनी जगह है, लेकिन कंक्रीट तो वही करना पड़ेगा ना। आपको कानून बनाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा जिनकी इंटीग्रिटी, नीयत पर सवाल नहीं है, और नीलेकड़ी से लेकर काम कोठी तक। ठीक बात है। और सरकार उसे लेकर, सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरे प्लान के साथ हाजिर है। बिल पेश किया जा रहा है और देखना होगा कि ऑपोजिशन की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लिया जाता है या नहीं, क्योंकि बिल के गुण दोष क्या हैं ये तो तभी पता चल पाएगा जब संसद में सही तरीके से कार्यवाही चल पाएगी, बहस हो पाएगी, चर्चा हो पाएगी, तभी दोनों तरफ की आवाजें हमें सुनने को मिलेंगी और जनता यही चाहती भी है। क्या ऐसा देखने को मिलेगा आज संसद की कार्यवाही जब शुरू होगी? यही बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।